गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है कार्य और शक्ति के बारे में कल हम कक्षा में चर्चा कर रहे थे। और हमने देखिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में हमने कार्यपालिका शक्तियां पूरी पढ़ ली थी और उसके बाद आगे हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो क्या है। विधायी यानी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति की क्या है। तो हम देखते हैं, हमने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजना ये उसकी विधायी शक्ति है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना ये भी उसकी विधायी शक्ति है। फिर हमने पढ़ा था राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करना। तो राष्ट्रपति को वीटो का प्रयोग करने का जो है उसे अधिकार है। किसी भी विधेयक पर यदि वो अपनी असहमति जताता है तो उसे हम उसकी वीटो शक्ति कहते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है किसी विधेयक को यदि वह अस्वीकृत करता है, उसे स्वीकार नहीं करता तो उसे हम उसकी वीटो शक्ति कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को दो तरह से प्राप्त है। पहली हम वीटो शक्ति पढ़ रहे थे, विलंबकारी या निषेधित विलंबकारी या नियमित निषेधाधिकार। तो देखिए विलंबकारी या नियमित निषेधाधिकार। तो इसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के सामने यदि कोई विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है तो वह 10 दिन के भीतर, जिसमें कि रविवार शामिल नहीं है, 10 दिन के भीतर अपने आरोपों सहित उस विधेयक को वापस कर सकता है, उसे लौटा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? नियमित व विलंबकारी वीटो। तो कल हमने यहां तक पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि इस विधेयक के बारे में भी जो है यदि एक विशेष जो है इसमें परिस्थिति हम देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति का नियमित और विलंबकारी जो शक्ति है, इस वीटो को जो है हम किस तरह से जो इसे एक तरह से इसको जो है संसद के यदि दोनों सदन यानी कांग्रेस के दोनों सदन यदि इस वीटो के बारे में जो है हम देखते हैं कि इस कांग्रेस के दोनों सदन जो है इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दें तो ये राष्ट्रपति का वीटो शक्ति की व्यर्थ हो सकती है। तो देखिए इस प्रकार यह वीटो शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यह वीटो शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यदि कांग्रेस के दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से कांग्रेस के दोनों सदन इसे पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकती है। सदन इसे पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दे तो 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति पुनः 2/3 बहुमत से पास कर तो राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को व्यर्थ किया जा सकता है।
तो राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को तो राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को तो राष्ट्रपति की इस वीटो शक्ति को व्यर्थ किया जा सकता है, को व्यर्थ किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है वाशिंगटन से लेकर कैनेडी तक 1300 बार इस वीटो का प्रयोग किया जा सका है। तो देखिए, यदि कांग्रेस के दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से पुनः पास कर दें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को व्यर्थ किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस के दोनों सदन इस वीटो शक्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उन्हें प्राप्त है। और 2/3 बहुमत से यदि कांग्रेस के दोनों सदन जो इस विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं, पुनः पास करते हैं, जिसे राष्ट्रपति ने अपनी विलंबकारी या नियमित वीटो शक्ति का प्रयोग करके इस विधेयक को जो है अस्वीकृत कर दिया है, तो ये जो विधेयक है वापस से जो है स्वीकृत हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की ये शक्ति जो है इसको व्यर्थ किया जा सकता है। इसमें कांग्रेस के दोनों सदनों को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की विलंबकारी और नियमित वीटो शक्ति में हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस के दोनों सदन जो है यदि राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है, यदि कांग्रेस के दोनों सदन इसे पुनः 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति की शक्ति क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। अब हम अगला वीटो शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति की अगली वीटो शक्ति है, उसे हम कहते हैं जेबी या पॉकेट वीटो। तो देखिए, राष्ट्रपति की अगली जो वीटो शक्ति है देखिए, अगली राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति उसे हम कहते हैं जेबी या पॉकेट वीटो। तो देखिए, वीटो शक्ति का दूसरा प्रकार है जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी या पॉकेट वीटो। तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो ये जेबी या पॉकेट वीटो वाली शक्ति है उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का जो प्रयोग उस विधेयकों के विषय में करता है जिन्हें वह कानून बनने से रोक सकता है। तो देखिए, केवल राष्ट्रपति उन 10 दिनों में शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब कांग्रेस के सत्र का जो है अंत हो रहा होता है। तो कांग्रेस के सत्र के अंत में जो उन 10 दिनों में कर सकते जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उन विधेयकों के संदर्भ में करता है
उन विधेयकों के संदर्भ में करता है जिन्हें वह कानून, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग उन विधेयकों के संदर्भ में करता है जिन्हें वह कानून बनने से रोकता है, जिन्हें वह कानून बनने से रोकता है। तो देखिए, केवल उन 10 दिनों में इस शक्ति का प्रयोग करता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। तो देखिए, इस शक्ति का प्रयोग केवल उन 10 दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। तो देखिए, इस शक्ति का प्रयोग वह उन 10 दिनों में कर सकता है जो कि कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। इस शक्ति का प्रयोग है केवल उन 10 दिनों में कर सकता है जो कि कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। यदि इस बीच यदि कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया है या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो यह विधेयक भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए, यदि कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया है या कांग्रेस का यदि इन 10 दिनों के भीतर कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया है या कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया है या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो यह वीटो शक्ति, कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो यह वीटो शक्ति तो विधेयक समाप्त समझा जाता है। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन तो यह विधेयक भी समाप्त समझा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की जो दूसरी वीटो शक्ति उसे हम जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उन विधेयकों के संदर्भ में करता है जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता, कि उन विधेयकों के संदर्भ में वो कानून बनने से उन्हें रोकना चाहता है, उसमें वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। और इस शक्ति का प्रयोग वह उन 10 दिनों में कर सकता है जो कि कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। तो केवल उन 10 दिनों के में ही ये कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। यदि इस बीच जो राष्ट्रपति के सक्षम रखे जाने के
10 दिन के भीतर। तो देखिए, यदि इस बीच में जो राष्ट्रपति के पास में विधेयक आया है, तो इन 10 दिन के भीतर यदि कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया है या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो ये विधेयक भी जो है समाप्त समझा जाता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जेबी या वीटो शक्ति इसे कहते हैं। और 1828 में प्रथम बार इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। प्रथम बार इस शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, इस प्रकार राष्ट्रपति को दो तरह की वीटो शक्ति है और ये दोनों आपको जो है पूरी तरह से इसका डिटेल करते हुए समझा है, क्योंकि आपके कई बार परीक्षा में आता है, 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है, कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि राष्ट्रपति की जेबी या वीटो शक्ति क्या है, या राष्ट्रपति की विलंबकारी या जो नियमित वीटो शक्ति क्या है। तो इसलिए ये परिभाषा के रूप में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि जेबी या वीटो शक्ति क्या है और नियमित या विलंबकारी वीटो शक्ति क्या है। तो इसलिए इसका पूरी विस्तृत रूप से मैंने आपको दोनों जो है वीटो शक्ति के बारे में बताया है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो अगली शक्ति क्या है। तो देखिए, अगली शक्ति है राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी करना। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी करना। तो देखिए, कई बार जो है हम देखते हैं कि समय की कमी और कार्यभार के कारण जो है कांग्रेस प्रत्येक मामले में मोटे मोटे कानून बना देती है और विस्तृत नियम व उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका के ऊपर छोड़ देती है। तो देखिए, कांग्रेस के पास में कार्यों की अधिकता बहुत ज्यादा होती है और समय का अभाव होता है। तो इस प्रकार से कई बार वो मोटे मोटे कानूनों की रूपरेखा खींचकर बाकी का कार्य जो है कार्यपालिका को सौंप देती है कि वो विभिन्न विभागों द्वारा उस कार्य को संपन्न कराने के लिए जो है उसे आदेश दे देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार कार्यों की अधिकता के कारण वो कार्य कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है इस व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रपति जो है प्रदत्त व्यवस्थापन का कार्य करता है और वह विभिन्न विभागों के लिए नियम उपनियम बनाता है और जो है उन्हें आदेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से कार्यपालिका के जो आदेश जारी करने का कार्य उसका है। तो ये कार्य भी राष्ट्रपति करता है, क्योंकि कांग्रेस के पास में कार्यभार बहुत अधिक होते हैं और समय के अभाव के कारण जो कार्य जो है वो कार्यपालिका को सौंप देती है और राष्ट्रपति जो है इन नियम उपनियम बनाने का कार्य राष्ट्रपति स्वयं करता है। केवल जो है कांग्रेस मोटी मोटी रूपरेखा कानूनों की बना देती है और इस प्रकार विभिन्न विभागों को आदेश भी वो जारी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका को आदेश भी जारी वही करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका संबंध में भी जो महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं अगली शक्ति जो है वित्तीय शक्ति और कार्य। तो देखिए, अगला पॉइंट हमारा जो है, हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कार्यपालिका शक्ति देखी, अब है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। तो देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां एवं कार्य।
देखिए राष्ट्रपति जो है वित्तीय शक्ति और कार्यों में भी उसको महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है और वो इन शक्तियों का जो है संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसके कार्य हैं जिन्हें वो संपन्न करता है। तो हम देखते हैं कि वार्षिक बजट जो है वार्षिक बजट राष्ट्रपति की देखरेख में ही बनता है। राष्ट्रपति की देखरेख में ही बनता है क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है और कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण बजटिंग का कार्य भी वही संपन्न करता है। देखिए वार्षिक बजट राष्ट्रपति की देखरेख में ही बनता है और जो है वो किस तरह से ब्यूरो के निदेशक द्वारा तैयार बजट ब्यूरो के निदेशक द्वारा तैयार किया जाता है और निदेशक के द्वारा ही कांग्रेस को भेजा जाता है। इस प्रकार कांग्रेस जो है बजट के आय व्यय को बढ़ा सकती है। तो देखिए बजट जो है मूल रूप से ही पास हो, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ अवसरों में बजट में परिवर्तन भी हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति अपने दल एवं समर्थकों की मदद से कोशिश करता है कि जो बजट को वो मूल रूप में ही उसको पास करा, लेकिन कई बार बजट में हम देखते हैं कि परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है बजट के निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार वार्षिक बजट पर राष्ट्रपति जो है उसका पूरा नियंत्रण होता है, उसके निर्देशन में उसकी देखरेख में ही जो है बजट जो है वो बनता है। अगला हम देखते हैं कि न्यायिक शक्तियां, अधिकार व कार्य। तो देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां व अधिकार इस प्रकार है। तो देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति को जिस प्रकार से कार्यपालिका, विधायी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार से उसे न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि उसकी न्यायिक शक्तियां किस प्रकार से हैं। उसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट है इसका कि वह सीनेट के अनुसमर्थन से ही संघीय, पहला है वह सीनेट के अनुसमर्थन से ही, सीनेट के अनुसमर्थन से ही संघीय, सीनेट के अनुसमर्थन से ही संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा है वह समाधान, वह समाधान का कार्य भी, वह समाधान का कार्य भी, वह समाधान का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। उसी प्रकार से समाधान, जो जेल में बंद कैदी हैं उनके संबंध में उसे विशेष अधिकार प्राप्त है, उनकी सजा को कम करना, उनकी सजा को पूरी तरह से माफ करना। तो इस बारे में भी जो राष्ट्रपति को जो महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है किस प्रकार उसे अगली
शक्ति हम देखते हैं कि उसे क्या प्राप्त है। तो न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति के साथ साथ ही हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की दल के नेता के रूप में भी जो है उसकी शक्तियां और कार्य हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए अगली शक्ति हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की दल के नेता के रूप में कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए राष्ट्रपति की दल के नेता के रूप में कार्य एवं शक्तियां। दल के नेता के रूप में उसकी कार्य और शक्तियां क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी कि राष्ट्रपति की दल के नेता के रूप में कार्य और शक्तियां क्या है। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अपने दल का नेता होता है और दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को वह अपने दल का नेता होता है, अपने दल का नेता होता है, अपने दल का नेता होता है तथा राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को वह नियुक्त करता है। राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को वह नियुक्त करता है और उसी के परामर्श से दल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर महत्वपूर्ण पदों को भरता है। तो देखिए इस प्रकार दल के नेता के रूप में भी राष्ट्रपति की जो है महत्वपूर्ण शक्ति उसे प्राप्त है, क्योंकि इस प्रकार से दल का मुखिया होता है और दल के मुखिया के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि वह अपने दल के नेता का दलीय स्वरूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं कि दल का नेता वो होता है और राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को जो है वह नियुक्त करता है और उसके परामर्श से जो भी अन्य खाली पद होते हैं उन अन्य खाली पदों को भरता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है दल के नेता के रूप में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अन्य सदस्यों को जो है वो अपने दल में शामिल करता है। तो देखिए
दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। तो देखिए, दल के नेता के रूप में, दल के नेता के रूप में, दल के नेता के रूप में वह अपने दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से, दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से, अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर भी, दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अपना महत्वपूर्ण, कांग्रेस पर अपना महत्वपूर्ण, कांग्रेस पर अपना महत्वपूर्ण अधिकार जमाता है, कांग्रेस पर अपना महत्वपूर्ण अधिकार जमाता है। तो देखिए, दल के नेता के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अपना महत्वपूर्ण जो है अधिकार जमाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, वित्तीय और किस प्रकार दल के नेता के रूप में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति का पद जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद है, और उसके महत्वपूर्ण पद और प्रतिष्ठा को हम देखते हैं कि पूरे विश्व में उसका जो है कोई भी संस्था उसके पद की तुलना नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद है अमेरिका का सबसे सर्वोच्च एवं शक्तिशाली महत्वपूर्ण पद है।